हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने HAS एग्ज़ाम के लिए पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को कवर करना शुरू किया था, जो कि एक DRAW सीरीज़ के अंदर, दैट इज़ डेली रिविजन एंड वर्क। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया है और आज आपका रैंक्स एंड रिपोर्ट्स का लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम कुछ रिपोर्ट्स को कवर करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको HPS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2022 के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा, जिसके कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्सेज के अंदर करंट अफेयर्स की PDFs मिल जाएंगी। और जो भी बच्चे आने वाले HS एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए हमने फाउंडेशन बैच को भी लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर करवाएंगे और आपका जो स्टेट स्पेसिफिक GK है उसको भी कवर करवाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की सबसे पहली न्यूज़ से। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी इस रिपोर्ट के साथ, जो कि है ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट 2021 और 22 वाली। ठीक है, दुबई एक्सपो के टाइम पे इस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया और इस रिपोर्ट के अंदर ये देखा गया कि ओवरऑल जो कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ के अंदर जो बिज़नेस है उसको शुरू करना कितना ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ पे जो भी जिनके ऊपर ये सर्वे किया गया था उन्होंने ये बताया, उनके अंदर से जो 82% लोग हैं वो ये सोचते हैं कि बिज़नेस शुरू करना बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कंट्रीज़ का क्या क्या रैंक आया है, तो टॉप किया है सऊदी अरब ने। दैट मीन्स यहाँ पे लोग सोचते हैं कि सऊदी अरब के अंदर बिजनेस करना सबसे ज़्यादा ईजी है। इन द सेम वे सेकेंड नंबर पे है नीदरलैंड्स, थर्ड पे है स्वीडन एंड इंडिया 4th रैंक पे है। आपने याद रखना है, इंडिया इस लिस्ट में 4th रैंक पे है। दैट मीन्स इंडिया के अंदर भी बिजनेस करना ईजी है, ऐसा लोग सोचते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी इंप्रूवमेंट्स वगैरह हुई है ना, लोन ईजिली मिल जाता है, दैन इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। बिजनेस शुरू करने के लिए जो अलग अलग चीज़ें हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है हमारी कंट्री के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग के बारे में। तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड यहाँ पे कुछ सिटीज़ हैं जिनको रैंक किया जाता है और ये देखा जाता है कि उन सिटीज़ के अंदर कंजेशन कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो सिटी आई वो ही टर्की की इस्तांबुल। इन द सेम वे हमारी यहाँ पे 3 सिटीज़ हैं, 2 सिटीज़ हैं जो कि टॉप 10 के अंदर हैं। पहले 2020 के अंदर 3 सिटीज़ हुआ करती थी, ठीक है, दिल्ली भी हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे दिल्ली की जो रैंकिंग है वो 11th है। इवन जो 12th रैंकिंग है वो पुणे की है। ठीक है, आपने याद रखना है कि मुंबई जो है उसका रैंक 5th है, बेंगलुरु का 10th रैंक है। इन द सेम वे न्यू दिल्ली और जो पुणे है वो भी टॉप 15 के अंदर आते हैं। ठीक है, इवन इस रैंकिंग के अंदर ये भी बताया गया कि प्री कोविड टाइम्स से जो कंजेशन है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज किया है। फिर भी यहाँ पे जो कंजेशन है अभी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो सेल्स फोर्स कंपनी है उन्होंने एक इंडेक्स को लॉन्च किया है, जो कि है ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ग्लोबली ये कंट्रीज को रैंक करेगी और यहाँ पे ये चेक करेगी कि लोगों के अंदर डिजिटल स्किल्स कितनी ज़्यादा आई है। जैसे अगर हमने कोई चीज़ ऑनलाइन ट्रांसफ़र वगैरह करनी होती है तो उसके लिए भी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे लोगों के अंदर क्या वो जो स्किल्स हैं वो इम्बाइब हुई है कि नहीं, इस चीज़ को चेक करने के लिए ये जो इंडेक्स है वो रैंकिंग निकालता है। यहाँ पे इस इंडेक्स को करने के लिए इन्होंने बहुत सारे वर्कर्स और यहाँ पे कंट्रीज़ के अंदर सर्वे करवाया और ये चेक किया कि क्या लोगों को ये लगता है कि डिजिटल स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने बोला कि हाँ ज़रूरी है और इसकी वजह से हमारा जो आने वाला फ्यूचर में जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। इवन यहाँ पे ये भी देखा गया कि इंडिया के अंदर जो इस लिस्ट के अंदर जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला। दैट मीन्स यहाँ पे इंडिया के अंदर जो लोग हैं उनके अंदर डिजिटल स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो एवरेज है 33 आउट ऑफ 100, लेकिन इंडिया में एवरेज स्कोर जो है वो 63 देखा गया आउट ऑफ 100। तो आपने इस चीज़ के बारे में याद रखना है कि हमारी कंट्री के अंदर जो डिजिटल स्किल है एक तरह से बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट के बारे में। तो ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि चेक करती है ऑल ओवर दी जो वर्ल्ड कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर प्रेस फ्रीडम कितनी ज़्यादा रखी गई है। यहाँ पे अलग अलग जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसकी वजह से प्रेस की फ्रीडम को कर्ब किया जा रहा है, उन सारी चीज़ों को चेक करते हुए यहाँ पे ये रैंकिंग्स निकालते हैं। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट ने ये चेक किया कि हमारी कंट्री के अंदर जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में सबसे ज़्यादा जो प्रेस फ्रीडम है वो सबसे ज़्यादा वायलेटेड है। यहाँ पे जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं उनके ऊपर अटैक्स वगैरह हो रहे हैं, अलग अलग चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से जो प्रेस फ्रीडम है वो कर्ब हो रही है। इवन आपने ये भी याद रखना है कि इस प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट को राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस जो ग्रुप है वो इस रिपोर्ट को निकालते हैं।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया के बारे में, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला है जिसका नाम है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। तो ये मुंबई के अंदर एक थिंक टैंक है जो कि बिजनेस के रिगार्डिंग अलग अलग इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया को निकाला है। अब ये चेक करते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इंक्रीज किया है कि डिक्रीज। तो यहाँ पे ये देखने को मिला कि पिछले 2021 मार्च से लेके अब तक का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो सबसे ज़्यादा कम आया है जनवरी के मंथ में। और इवन यहाँ पे इन्होंने अलग अलग स्टेट्स को भी रैंक किया है कि कौन सी स्टेट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है और किसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो सबसे कम है। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे कम जो रेट है वो देखा गया तेलंगाना वाले रीजन में। दैट मीन्स तेलंगाना वाले रीजन में जो बेरोजगारी है वो सबसे कम है। दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। इन द सेम वे हरियाणा वाले रीजन में देखा गया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा है। दैट मीन्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जो है वो हरियाणा वाले रीजन में है। इन द सेम वे यहाँ पे कुछ स्टेट्स को सेकंड एंड थर्ड रैंक जो है वो भी प्रोवाइड किए गए। और इवन ये भी चेक किया गया कि रूरल और अर्बन एरियाज के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो पिछले के मुकाबले डिक्रीज हुआ है कि इंक्रीज। तो रूरल एरियाज में भी डिक्रीज हुआ है और अर्बन एरियाज में भी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, आपने इस रेट के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको कि कौन निकालता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज वाली जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक लिस्ट निकाली है। उस लिस्ट के अंदर इन्होंने ये बताया है कि कौन सी स्टेट में से कौन से जो एंटरप्रेन्योर्स है सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, स्पेशली वो एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर ये देखा गया कि महाराष्ट्र वाले रीजन के अंदर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। इन द सेम वे तमिलनाडु वाले रीजन में सेकेंड नंबर पे हैं और इन द सेम वे राजस्थान वाले रीजन में थर्ड नंबर पे हैं। अगर मैं ओवरऑल देखने की कोशिश करूं तो हमारी कंट्री के अंदर सिर्फ 6% एंटरप्रेन्योर्स वो हैं जो कि एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो एक तरह से ये जो लिस्ट है वो डाटा प्रोवाइड कर रही है ताकि जो एससी और एसटी कैटेगरीज वगैरह हैं उनको भी मेन स्ट्रीम के साथ यहाँ पर इन्वॉल्व किया जा सके, वो भी एक तरह से बिजनेसेस वगैरह को शुरू करें और उनका भी जो लाइवलीहुड है वो अच्छा हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट के बारे में, जो कि एक रिपोर्ट निकालते हैं जिसका नाम है ग्लोबल 500 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर वो अलग अलग कंपनीज को रैंक करते हैं डिपेंडिंग अपॉन उसकी ब्रांड वैल्यू कितनी है। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अंदर ये देखा गया कि जो एप्पल की ब्रांड वैल्यू है सबसे ज़्यादा है। इवन जो टिकटॉक है वो हमारे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अलग अलग ब्रांड्स को यहाँ पे रैंक करते हैं। तो हमारी कंट्री के अंदर से भी क्या कोई यहाँ पे ब्रांड आई है, तो यहाँ पे जो टाटा ग्रुप है उनका जो रैंक आया है वो 78 आया। दैट मीन्स टॉप 100 के अंदर हमारी सिर्फ एक ही कंपनी यहाँ पे लाई करती है जिसकी ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन द सेम वे जो ब्रांड फाइनेंस है, जो अभी मैं पहले बता रही थी, इन्होंने ग्लोबल 500 वाली जो रिपोर्ट निकाली है, अब यही कंपनी एक और रिपोर्ट निकालती है जिसके अंदर वो अलग अलग लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को रैंक करती है कि उनकी ब्रांड वैल्यू कितनी ज्यादा है। तो यहाँ पे जो चाइना की पिंक कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी, वो सबसे ज्यादा टॉप पे है। दैट मीन्स हमारी जो कंट्री की लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है वो भी यहाँ पे टॉप 10 के अंदर आती है। उसका जो रैंक है वो 10th नंबर पे ये आई है। इसके बारे में आपने याद रखना है। तो हमारी कंट्री के अंदर भी जैसे सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट कंपनी है इंश्योरेंस के मामले में वो LIC ही है और वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कंपनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो नीति आयोग है उन्होंने 2 इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर एक रिपोर्ट को निकाला है। कौन कौन से 2 इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पे, जो रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट US वाली ब्रांच है और इंडिया वाली ब्रांच है, इसके साथ मिलकर एक रिपोर्ट को निकाला है जिसका नाम है बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि जैसे कि जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, जब उनको लोन वगैरह की ज़रूरत है तो वो बैंक्स को अप्रोच करते हैं और RBI ने यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस निकाली है जिसके तहत RBI ने कुछ सेक्टर्स को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की लिस्ट में इंक्लूड किया हुआ है। जैसे एग्रीकल्चर को इंक्लूड किया हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे जो बैंक है उनको कंपलसरी होता है कि उनके जो नेट क्रेडिट है उसका कुछ परसेंटेज जो है उनको एग्रीकल्चर सेक्टर्स वगैरह को ही एक तरह से इशू करना पड़ता है। इन द सेम वे इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया कि आपको जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला सेक्टर है उसको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर इंक्लूड कर देना चाहिए ताकि यहाँ पे जो लोग हैं एक तरह से उसके रिगार्डिंग लोन्स ले सकें और हमारी कंट्री के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड है वो एक तरह से इंक्रीज कर सके और यहाँ पे हमारे इन्वायरमेंट को कम से कम जो नुकसान है वो हो सके, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसके अंदर एमिशंस वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, उसके अंदर पेट्रोल वगैरह नहीं यूज होता है। तो आपने इस चीज़ के बारे में, इस रिपोर्ट के बारे में याद रखना है जो कि नीति आयोग ने निकाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल
आउटलुक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो बताती है कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो कितना ज़्यादा इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है। एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस जो है वो इस रिपोर्ट से पता चलता है। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट के तहत यहाँ पे कुछ की फाइंडिंग्स जो है वो सामने आई है। जैसे कि इस रिपोर्ट ने बताया कि ग्लोबली जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया है। इन द सेम वे इन्होंने बताया कि जो वर्किंग आवर्स है वो डिक्रीज करे हैं। इन द सेम वे इन्होंने एक और चीज़ बताई है कि जो ग्लोबल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पे डिक्रीज किया है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या होता है बेसिकली कि जो लोग एम्प्लॉयड हैं या फिर जो लोग जॉब्स वगैरह ढूंढ रहे हैं वो डिक्रीज किए हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो लोग हैं वो डिस्करेज हो गए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट वगैरह है, जॉब्स वगैरह है वो ईजिली अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑक्सफैम इंडिया एक रिपोर्ट निकालता है जो कि है इनइक्वालिटी किल्स। इस रिपोर्ट के अंदर जो ऑक्सफैम है वो ये चेक करता है कि हमारी कंट्री के अंदर जो एक तरह से वेल्थ है वो किन लोगों के पास सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। तो यहाँ पे ये देखने को मिला कि जो पहले 10 लोग हैं उनके पास हमारी कंट्री की 57% वेल्थ है। इन द सेम वे जो नीचे वाले 50% लोग हैं उनके पास सिर्फ हमारी कंट्री की 13% वेल्थ है। दैट मीन्स यहाँ पे जो वेल्थ है वो एक तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और इसीलिए हमारी जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से अनइक्वल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक सीरियम ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है जिसके अंदर वो अलग अलग इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो सीरियम ऑर्गेनाइजेशन है एविएशन के ऊपर डाटा वगैरह निकालते हैं और यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिनको इन्होंने इनलिस्ट किया हुआ है इसमें ये चेक करते हैं कि क्या उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर ऑन टाइम डिपार्चर्स हो रही हैं कि नहीं। दैट मीन्स उन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर पंचुअलिटी का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक पे अलग अलग जो एयरपोर्ट्स हैं वो देखने को मिले। जैसे कि फर्स्ट रैंक पे यूएस का एयरपोर्ट है, देन सेकंड और थर्ड रैंक पे जापान का एयरपोर्ट है। इन द सेम वे यहाँ पे 8th रैंक पे हमारी इंडिया का जो चेन्नई एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो भी यहाँ पे देखने को मिला। दैट मीन्स यहाँ पे चेन्नई एयरपोर्ट के ऊपर पंचुअलिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में, जो कि एक इंस्टीट्यूट निकालता है, एक ऑर्गेनाइजेशन निकालती है जिसका नाम है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो यहाँ पे ये कंट्रीज को उनके अंदर जो भी डेमोक्रेसी की अलग अलग चीज़ें हो रही हैं उसके बेस पे यहाँ पे कंट्रीज को इनलिस्ट करती हैं। तो हमारी कंट्री का जो स्कोर है वो आया है 6.91। इन द सेम वे हमारा जो रैंक आया है वो आया है 46। तो यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज को ये कैटेगरीज प्रोवाइड करती हैं। क्योंकि हमारा जो रैंक है वो 6.91 आया है, दैट मीन्स हमारी जो कंट्री है वो फ्लॉड डेमोक्रेसी की कैटेगरी के अंदर लाई करती है। इवन जो पाकिस्तान है वो हाइब्रिड रिजीम्स के अंदर लाई करती है। दैट मीन्स यहाँ पे डेमोक्रेसी की अलग अलग जो चीज़ें हैं उसकी जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पे लोगों तक नहीं पहुँचती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में। तो ये जो रैंकिंग है इसके अंदर हमारे वर्ल्ड के अंदर जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको रैंक किया जाता है कि वो यूनिवर्सिटीज़ कैसा परफॉर्म कर रही हैं। तो इसको कौन निकालता है? तो यहाँ पे एक नेटवर्क है जो कि है QS नेटवर्क, ये इस रिपोर्ट को निकालते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर अलग अलग पैरामीटर्स को देखा जाता है, जैसे कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशो कितना है, वो अच्छा है कि कम है, ठीक है, अच्छा है कि एक तरह से बुरा है। देन इज ये चेक करते हैं कि एम्प्लॉयर की जो रेप्यूटेशन है वो कैसी है। इन द सेम वे एकेडमिक रेप्यूटेशन कैसी है। तो यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग पैरामीटर्स को यहाँ पे कुछ प्रोपोर्शन वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं और उसके बेस पे ही यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ को रैंक किया जाता है। तो सबसे ऊपर जो यूनिवर्सिटी आई है वो है सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। इन द सेम वे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो क्या हमारे इंडिया के अंदर वाली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं क्या वो भी इस लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड हैं? तो टॉप 200 के अंदर यहाँ पे हमारी 3 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। एक है IIT बॉम्बे जिसका रैंक है 177th, देन इज IIT दिल्ली जिसका रैंक है 185th, एंड इन द सेम वे बेंगलोर का एक इंस्टीट्यूट है दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर जिसका की रैंक है 186th। आपने इस चीज़ों के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में। तो यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या अलग अलग पॉलिसीज़ लेकर आ रही है या फिर यहाँ पे अलग अलग जो क्राइटेरियाज हैं वो देखे जाते हैं। जैसे 4 कैटेगरीज देखी जाती हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगी, रिन्यूएबल एनर्जी होगी, एनर्जी यूज होगी और क्लाइमेट पॉलिसी होगी।
अगर किसी कंट्री ने इन चारों के 4 पैरामीटर्स के ऊपर काम किया है तो उस हिसाब से उनकी जो रैंकिंग है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के ऊपर वो अच्छी होती जाती है। तो यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस इंडेक्स को कौन कौन निकालता है। तो यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जर्मन वॉच हो गया, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट को 2005 से निकालते आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रैंकिंग के बारे में, तो यहाँ पे इन्होंने पहली 3 रैंकिंग्स किसी भी कंट्री को नहीं प्रोवाइड करी। दैट मीन्स कोई भी कंट्री क्लाइमेट चेंज के ऊपर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है कि उनको पहली 3 रैंकिंग्स दी जाए। इन द सेम वे अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो 3 सालों से लगातार इंडिया का जो रैंक है वो 10th नंबर पर ही आ रहा है। दैट मीन्स हमारी कंट्री के अंदर क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, इसी वजह से हमारा जो रैंक है एक तरह से 10th आ रहा है और धीरे धीरे हमें और इस रैंक को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2021 इंडेक्स के बारे में, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री निकालती है। अब इस इंडेक्स के अंदर ये चेक किया जाता है कि क्या हमारी कंट्री के अंदर जो स्टेट्स हैं उनके अंदर जो लॉजिस्टिक्स वगैरह है वो इम्प्रूव करे हैं कि नहीं। लॉजिस्टिक्स का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होती है उसके पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेके जब वो मार्केट तक पहुँचती है तो क्या वो कितनी जल्दी पहुँच जाती है। वो उतनी जल्दी ही पहुँचेगी जितनी ज़्यादा यहाँ पे आसपास डेवलपमेंट होगी। दैट मीन्स जितना ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जितनी ज़्यादा अच्छी पॉलिसीज़ होंगी, उसी की वजह से जो कोई भी चीज़ प्रोड्यूस हुई है वो जल्दी से जल्दी मार्केट तक पहुंच जाएगी। जिन भी स्टेट्स ने अलग अलग ऐसे काम किया है पॉलिसीज बनाने के लिए, तो उनको यहाँ पे अलग अलग जो रैंक्स है वो प्रोवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पे रैंकिंग प्रोवाइड करते हुए उन्होंने देखा कि सबसे ऊपर जो स्टेट है वो गुजरात है। दैट मीन्स इसमें जो लॉजिस्टिक्स का ईज है वो सबसे ज़्यादा है। इन द सेम वे इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज के अंदर स्टेट्स को यहाँ पे जो रैंकिंग्स है वो प्रोवाइड करी है। जैसे कि हिमालयन स्टेट्स की कैटेगरी अलग बना दी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की कैटेगरी अलग बना दी। इन द सेम वे यूटीज की जो कैटेगरी है वो अलग बना दी, जिसके अंदर अलग अलग जो यूटीज होगी और स्टेट्स वगैरह होगी उनकी जो फर्स्ट रैंक है वो आया है। यहाँ पे कई जो स्टेट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। जैसे कि अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ, उत्तर प्रदेश का 2019 के अंदर जो रैंक था वो 13 था और उत्तर प्रदेश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया है, जिसकी वजह से उसका जो रैंक है वो अब 6th नंबर पे आ गया है। तो आपने इस लॉजिस्टिक्स ईज वाली जो रिपोर्ट है इसको एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, जो कि मैंने कल पढ़ाया था आपको, जो कि नीति आयोग निकालता है। ठीक है, उसके अंदर ये चेक किया जाता है कि कितनी जो स्टेट्स हैं वो एक्सपोर्ट्स वगैरह कर रही हैं। वो भी इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़्यादा डेवलप्ड है, उनके अंदर जो पॉलिसीज़ वगैरह है कितनी ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि नीति आयोग ने डोनर मिनिस्ट्री के साथ मिलकर एक इंडेक्स निकाला है जो कि है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे एक मिनिस्ट्री है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए स्पेसिफिकली एक मिनिस्ट्री बनाई गई है, जिसको हम डोनर मिनिस्ट्री कह देते हैं। दैट इज डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाली मिनिस्ट्री कह देते हैं। इन्होंने नीति आयोग के साथ SDG के ऊपर एक इंडेक्स निकाला है। दैट मीन्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर कितना ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, 17 गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए कितना ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, उसके बेस पे यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जो स्टेट्स हैं उनको रैंक किया है। तो यहाँ पे टोटल 8 स्टेट्स हैं, सिक्किम को इंक्लूड करके, और बाकी जो 7 सिस्टर्स हैं उनको इंक्लूड करके 8 की 8 स्टेट्स को यहाँ पे रैंक किया है। तो यहाँ पे ये देखा गया कि जो ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट है वो टॉप पे आ रहा है। दैट मीन्स उसके अंदर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है और उसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में, जो कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है वो इस इंडेक्स को निकालते हैं। अब इस इंडेक्स के अंदर ये चेक किया जाता है कि जो कंट्रीज़ हैं क्या उन कंट्रीज़ के अंदर साइबर सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हर एक चीज़ ऑनलाइन हो गई है और ऑनलाइन होने की वजह से यहाँ पे जो एक तरह से हैकिंग वगैरह है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर हैकिंग वगैरह है, कंप्यूटर हैकिंग वगैरह बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या कंट्रीज़ के अंदर साइबर सिक्योरिटी जो है वो एक तरह से इम्प्रूव करी है, उसके ऊपर अगर किसी कंट्री ने ध्यान दिया है तो उसके बेस पे यहाँ पे इस लिस्ट को निकाला जाता है। तो 2018 के अंदर जो इंडिया का रैंक था वो 47 था और अभी 2020 के अंदर इंडिया ने एक तरह से बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई है। यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा अलग अलग पॉलिसीज़ वगैरह आई हैं, तो यहाँ पे इंडिया का जो रैंक है वो 10th आ गया है। इवन अगर मैं इंडिया की स्कोरिंग की बात करूँ तो 100 में से इंडिया को 97.5 पॉइंट्स जो हैं वो देखने को मिले हैं। तो आपने याद रखना है कि इंडिया का जो रैंक है वो यहाँ पे इंक्रीज़ किया है, इम्प्रूव किया है 47 से
10th रैंक पे इंडिया आ गया है। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बारे में, तो ये भी यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि 1865 के अंदर बनाई गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। टेलीकम्युनिकेशन का मतलब यही है कि अलग अलग जो हम मोड्स यूज़ करते हैं टेलीकम्युनिकेशन के बात करने के लिए, जैसे इंटरनेट वगैरह हो गया, कंप्यूटर्स वगैरह हो गया, है ना, तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। तो आई होप आपको यहाँ तक हर एक जो रैंक्स एंड रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो बची हुई रैंक्स एंड रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।